एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग जो उर्दू का बुक होता है ना, उस बुक के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज के इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम बुक से पढ़ा दीजिए, बुक से पढ़ा दीजिए, और फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी करा देती तो अच्छा रहता। तो फाइनली आप लोगों के डिमांड पर आज के इस वीडियो में, मात्र एक वीडियो में, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का उर्दू है ना, उर्दू के बुक से ऑल चैप्टर, ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर आज के इस वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाला है। मात्र एक वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट, और सारा का सारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे आप लोग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नो डाउट आप लोग के जो एग्ज़ाम होने वाला है इससे भी क्वेश्चन, मतलब आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को मात्र आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और जस्ट इसके अगले वीडियो में हम लोग इन सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले जितना भी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ चैप्टर पढ़ लीजिए, और चैप्टर पढ़े रहेंगे ना तो इसके अगले वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से दे पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए। उर्दू का ये मैराथन वीडियो है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन टोटल चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के उर्दू का। ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं कहूँगी कि आप लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक शेयर जितना ज़्यादा हो सके। हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग हमारे लिए कुछ करें। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसके बदले में शेयर करें। गुरु दक्षिणा के तौर पर आप लोग शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ समझ में आता है। अभी रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो को देखिए। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ समझ में आता है तभी लाइक कीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ज़हर इश्क, और इसके राइटर को उर्दू में कहा जाता है मुसन्निफ। तो जो मुसन्निफ है उनका नाम है शौक लखनवी। नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए, इश्क मोहब्बत करने का शौक हर इंसान में होता है, हर कोई इश्क करना चाहता है, ठीक है ना। तो इश्क का शौक हर इंसान में होता है, इसी से आप लोग को याद रखना है। ज़हर इश्क नाम का जो चैप्टर है इसके राइटर है शौक लखनवी। इश्क का शौक यानी कि ज़हर इश्क नाम के चैप्टर के राइटर कौन है? शौक लखनवी, ठीक है ना। अब ये जो है ना ज़हर इश्क नाम का चैप्टर, ये एक मसनवी है, और ध्यान में रखिएगा चैप्टर से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइटर से, यानी कि मुसन्निफ से। तो शौक लखनवी इस चैप्टर के राइटर हैं। इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स लिख दी हूँ, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, क्योंकि राइटर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। और हालांकि चैप्टर भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा चैप्टर का नाम है रया, और इसके राइटर है सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां के बारे में आप लोगों को जानना है, जितना भी डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया है, तो वो सारा डिटेल्स मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज़हर इश्क इस चैप्टर के जो राइटर हैं शौक लखनवी, इनके बारे में समझ लेते हैं, और तब मैं आप लोगों को ज़हर इश्क जो कि एक मसनवी है, आखिर मसनवी क्या है और ज़हर इश्क इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो आप लोगों को आगे बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पर शौक लखनवी के बारे में समझते हैं। इनका जो रियल नेम है, असल नाम, वो है तसद्दुक हुसैन खां। इनका रियल नेम क्या है? तसद्दुक हुसैन खां। और तखल्लुस इनका शौक है, यानी कि अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में जो ख़ास नाम यूज़ करते हैं ना, वो ख़ास नाम क्या है? शौक। इसी वजह से ये शौक तखल्लुस रखते थे, और लखनऊ में ये पैदा हुए थे, तो शौक प्लस लखनऊ, शौक लखनवी के नाम से ये मशहूर हो गए, ठीक है ना। और भले इनका रियल नेम तसद्दुक हुसैन खां ही क्यों ना हो। तो देखिए इनका तखल्लुस याद रखिएगा, शौक है, और इनकी पैदाइश हुई थी 1783 ईस्वी को लखनऊ में, और वालिद का नाम था आगा अली खां, यानी कि पिताजी का नाम क्या था? आगा अली खां। और शौक लखनवी जो है ना, इनका ख़ानदानी पेशा था तबाबत का, यानी कि डॉक्टर सभी लोग थे इनके ख़ानदान में, और यहाँ तक इनके जो वालिद थे आगा अली खां, ये भी डॉक्टर थे। और इसी वजह से ख़ानदानी पेशा होने की वजह से शौक लखनवी भी तबाबत का पेशा ही इख्तियार किए, यानी कि ये भी डॉक्टर बने, और वाजिद अली शाह के अहद हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए ये, ठीक है ना। उसके बाद से शायरी की इब्तिदा गज़ल से, फिर मसनवी की तरफ मायल हुए। देखिए ये शेर व शायरी की शुरुआत किए थे गज़ल से, ठीक है ना, लेकिन गज़ल में इनको उतनी मकबूलियत हासिल नहीं हुई जितना मसनवी लिखने की वजह से हुई। तो ये गज़ल लिखते थे स्टार्टिंग में, लेकिन उनको शोहरत नहीं मिली गज़ल लिखने की वजह से, तो आगे चलकर ये मसनवी लिखना स्टार्ट किए, और मसनवी में इनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, ठीक है ना। इनकी
बहुत सारी मसनवियाँ फेमस होने लगी। तो अब ये क्या किए, मसनवी लिखना ही स्टार्ट कर दिए। अब गज़ल को तर्क कर दिए, यानी कि गज़ल को छोड़ दिए, दोबारा मुड़ कर भी नहीं देखे कि मुझे गज़ल लिखना है कि नहीं लिखना है। जिनमें मतलब मसनवी लिखने की वजह से इनको शोहरत हासिल मिली, तो आगे ये मसनवी ही लिखते चले गए। इनको एहसास हो गया कि मेरे लिए मसनवी ही ठीक है, यही सिर्फ ठीक है। तो यही होता है ज़िंदगी में, आदमी सोचता कुछ और है बनने के लिए और बन कुछ और जाता है। तकदीर कहीं और लेकर चली जाती है, किसी दूसरे फील्ड में वो मशहूर होने लगता है, कामयाब होने लगता है, और फिर बाद में उसको जाकर एहसास होता है कि हमारे लिए यही फील्ड सबसे बेहतर है। जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था, शायद मुझको उस फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत करनी पड़ती, और उसके बावजूद भी मैं उस फील्ड में उतना शोहरत नहीं हासिल कर पाता जितना कि इस फील्ड में। यही हुआ था शौक लखनवी के साथ। ये गज़ल गोई में कितना भी मेहनत कर देते, लेकिन एज अ गज़ल गो शायर ये मशहूर नहीं हो पाते, क्योंकि इनके लिए जो बेहतर सबसे बेस्ट फील्ड था वो था मसनवी। तो मसनवी में ये ज़्यादा मेहनत भी इनको नहीं करना पड़ा, और मसनवी में ये मशहूर हो गए। और इनकी बहुत सारी मसनवियाँ हैं, जैसे कि ज़हर इश्क, बहार इश्क, फरेब इश्क, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर मसनवी है ना, वो है ज़हर इश्क, ठीक है ना। और उसके साथ ये भी देखिए मैं लिख दी हूँ कि शौक लखनवी का इंतकाल, यानी कि इनकी मौत हो गई थी 1871 ईस्वी में, लखनऊ में ही। लखनऊ में पैदा हुए थे और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो गया 1871 ईस्वी में, ठीक है। तो ये हो गया शौक लखनवी के बारे में सारा डिटेल्स। अब चलिए ज़हर इश्क, ये जो मसनवी है ना, इसके बारे में मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस मसनवी में क्या बताया गया है, समझते हैं। और उससे पहले आप लोगों को मसनवी समझना होगा। आई होप, मुझे पता है कि आप लोग कुछ का मसनवी जानते होंगे, लेकिन नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रुकिए, मैं आप लोगों को समझा भी दे रही हूँ कि मसनवी किसे कहते हैं। देखिए, मसनवी जो होता है ना, मसनवी लफ्ज़ वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ है, ठीक है, जिसका मानी क्या होता है, दो दो किया हुआ। यानी कि मसनवी शेर व शायरी के अंदाज में ही लिखी जाती है, ठीक है ना। मसनवी शेर व शायरी के अंदाज में ही लिखी जाती है, लेकिन उसके हर मिसरे जो होते हैं ना, वो दो दो किए हुए होते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर एक इमेज तो हो रहा होगा, देखिए ये एक मसनवी है, इसमें दो दो मिसरे हैं। यानी कि पहला लाइन देखिए, उसमें दो मिसरे हैं ना, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग पहला मिसरा कहलाएगा, दूसरा भाग दूसरा मिसरा कहलाएगा। उसी तरह दूसरे लाइन में दो मिसरे हैं, उसी तरह तीसरे लाइन में दो मिसरे हैं, चौथे लाइन में दो मिसरे हैं, प्रत्येक लाइन में दो दो मिसरे हैं। तो मसनवी का मतलब ही होता है दो दो किया हुआ, यानी कि शेर व शायरी के अंदाज में मसनवी लिखी जाती है, और इसमें दो दो मिसरे होते हैं, दो दो करके मिसरे होते हैं। और हर मिसरा मतलब कि दोनों मिसरे जो होते हैं ना, वो एक दूसरे के हम काफिया होते हैं। हम काफिया का मतलब होता है उनका जो लास्ट वाला जो लफ्ज़ होगा ना, वो तलफ़ुज़ में, प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है कि एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। फिर से पढ़िए, एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, ये पहले लाइन का पहला मिसरा है, और दास्तान गरीब लिखता हूँ, ये पहले लाइन का दूसरा मिसरा है, ठीक है ना। तो पहला मिसरा के लास्ट में लिखता हूँ है, दूसरे मिसरा के लास्ट में भी लिखता हूँ है। लास्ट में प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़, आवाज़ मिल रहा है ना, तो इसी को कहा जाता है काफ़िया। उसी तरीके से दूसरा लाइन में दोनों मिसरे जो हैं उसको पढ़िए, ताज़ा इस तरह की हिकायत है सुनने वालों को जिससे हैरत है। लास्ट में हिकायत है और हैरत है, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ मिल रहा है ना, तो इसी को कहा जाता है हम काफ़िया। इसी तरह जितने भी यहाँ पर दो दो करके मिसरे हैं ना, वो एक दूसरे के हम काफ़िया होंगे, ठीक है ना, यानी कि उनका तलफ़ुज़ सेम होगा। इसी को कहते हैं क्या, मसनवी, ठीक है। और मसनवी में अक्सर दास्तान को बयान किया जाता है, यानी कि बहुत ही लंबी कहानी को जो है ना, शेर व शायरी के अंदाज में इसी तरीके से दो दो मिसरे करके लिख दिया जाता है ना, तो उसको कहा जाता है मसनवी, ठीक है ना। यानी कि समझिए कि ये ज़हर इश्क है ना, ये कहानी है, बहुत ही लंबी कहानी, बस शेर व शायरी के अंदाज में लिख दी गई है, तो इसको हम लोग कहेंगे मसनवी। और अगर आम बोलचाल की तरह कहानी लिख दी जाती है, तो उसको कहा जाता है अफसाना। जैसे कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए और ख़त्म हो गई कहानी। तो ये जो है ना, अगर आम बोलचाल की तरह कहानी लिखी जाए तो उसको कहा जाता है अफसाना। लेकिन अब यही लंबी कहानी, बहुत ही लंबी कहानी हो और उसको शायरी के अंदाज में लिख दिया जाए दो दो मिसरे करके, तो उसको कहा जाता है मसनवी। तो ये एक मसनवी है जिसका नाम है ज़हर इश्क। और ये पूरी मसनवी आप लोगों को नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये पूरी मसनवी बहुत लंबी है। इसका एक छोटा सा इक्तबास यानी कि टुकड़ा पढ़ना है, समझिए कि पूरा फिल्म नहीं देखना है, एक छोटा सा ट्रेलर देखना है। तो चलिए इस मसनवी में क्या बताया गया है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ज़हर इश्क मसनवी में शायर जो शौक लखनवी है, वो अपने आप को ही जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक किस्सा अजीब लिख रहा हूँ, और एक गरीब की दास्तान, जो अपने आप को ही वो गरीब कह रहे हैं, गरीब की दास्तान लिख रहा हूँ। जिस मोहल्ले में मेरा घर था ना,
उसी मोहल्ले में एक सौदागर रहता था और वो सौदागर बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद था। उसका ख़ानदान आला ख़ानदान था और पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा थी। सभी लोग उसको रिस्पेक्ट दिया करते थे, उससे यहाँ तक कि डरते भी थे। और उसी सौदागर की एक बेटी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और सौदागर की बेटी की खूबसूरती का ही जिक्र जो है ना शौक लखनवी इस मसनवी में किए हैं कि वो जो लड़की थी सौदागर की बेटी, वो इतनी खूबसूरत कि लाखों में उसके जैसा कोई नहीं। ऐसा लग रहा हो जैसे कि मानो जन्नत से हूर उतर कर आ गई हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ तक कि उसके माँ बाप जो है ना उसको नज़र भर देखते भी नहीं थे, क्योंकि मेरी बेटी को नज़र लग जाएगी। और ख़ास तौर से शेर व शायरी में इंटरेस्ट रखती थी, ठीक है ना। उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं इस मसनवी में शौक लखनवी। और फिर मतलब बता रहे हैं कि उसके जो माँ बाप थे उसको देखने के बाद, यानी कि अपनी बेटी को देखने के बाद उनके दिल को राहत मिलती थी, आँखों की नूर थी वो, ठीक है। यानी कि उनकी बेटी उनके लिए आंखों के नूर, दिल की सुकून, आप जो भी कहिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है ना ज़हर इश्क इस मसनवी में शौक लखनवी उस लड़की का जिक्र किए हैं और उसकी खूबसूरती को बयान किए हैं। और उसके बाद से वो आगे बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा होता है कि आसमान पर बादल छा जाते हैं, आसमान काला हो जाता है, तेज़ आंधी तूफान आता है और बारिश होने लगती है। कुछ देर तक बारिश होती है, उसके बाद से बारिश थम जाती है, बारिश रुक जाती है और फिर से आसमान साफ़ हो जाता है और इंद्रधनुष निकल आता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है। बारिश हो जाने के बाद मौसम तो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो यही मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए और इंद्रधनुष को देखने के लिए शौक लखनवी यानी कि जो शायर हैं वो जाते हैं छत पर अपने, और देखते हैं क्या कि वही सौदागर की लड़की जो है ना वो भी अपने छत पर आई हुई है अपने सहेलियों के साथ, ठीक है। उनकी ढेर सारी सहेलियां हैं, आपस में बातें कर रही हैं और मौसम का जो है ना लुत्फ़ उठा रही हैं, मौसम को देख रही हैं, इंद्रधनुष को देख रही हैं। अब बारिश के बाद मौसम सुहाना हो ही जाता है और उसी मौसम का मज़ा लेने के लिए शायर भी छत पर गए थे। तो देखे कि सौदागर की लड़की भी है और उसकी सहेलियाँ भी है। सहेलियाँ बात कर रही थी, हंस रही थी और धीरे धीरे एक एक करके सभी सहेलियाँ नीचे चली गई और बच गई सौदागर की लड़की, मतलब उसकी जो बेटी है वो अकेले छत पर बच गई। और यहाँ पर शायर भी अपने छत पर अकेले बच गए। अब क्या हुआ, दोनों जन अकेले हैं तो नज़रें तो दो चार होंगी। जी हाँ, नज़रें मिली और बेचारे शायर फिसल गए। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ गया है राहत इंदौरी जी का, बहुत ही खूबसूरत शेर है। मैं अर्ज़ करती हूँ आप लोग ज़रा गौर फरमाइएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए शेर कुछ इस तरह से है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से बाहर निकलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से बाहर निकलते क्यों हैं। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए और सभी लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। फिसलना नहीं है जैसे शायर फिसल गए थे। एक बार लड़की को देखिए क्या, ये भी फिसल पड़े, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर संभलना है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि जब ये फिसल गए, यानी कि उस लड़की को देखने के बाद इनके मुंह से आह निकली, उतनी खूबसूरत लड़की ये पहली बार अपने ज़िंदगी में देखे थे। उसके बाद से मोहब्बत में फिसल गए, आपस में दोनों जन देखते रहे, यानी कि वो लड़की भी देख रही थी, ये शायर अपने छत पर, दोनों आपस में नज़रें दो चार हुई थी, देखते ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे। ऐसा इनके अंदर सद्बुद्धि भी नहीं आ रही थी कि कुछ बोले, कुछ बातें करे या फिर बुला ही ले, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, बस देखते ही जा रहे थे, एकदम शांत खड़े थे और उस लड़की को सिर्फ देखते जा रहे थे। नज़रें मिल चुकी थी, बस आपस में दोनों जन देखते ही जा रहे थे, देखते जा रहे थे। और कुछ देर के बाद क्या हुआ, मतलब कि शाम हो गई और कुछ देर के बाद उसकी जो नौकरानी है वो छत पर आई और उस लड़की से कही कि आपकी माँ आपको बुला रही है, चलिए नीचे। उसके बाद से लड़की जो है ना उठकर नीचे चली गई और यहाँ पर शायर जो है ना चुपचाप खड़े होकर ताकते रहे, देखते रहे और लड़की नीचे चली गई। यहीं पर हो जाता है द एंड मसनवी का। हालांकि इसके आगे की भी कहानी होगी, लेकिन आप लोगों के बुक में बस इतना ही बताया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये मसनवी अच्छा लगा होगा, ठीक है, और ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगला चैप्टर है जिसका नाम है रेया, और ये एक मजमून है यानी कि निबंध है जो कि रेया के ऊपर लिखी गई है। रेया का मतलब क्या होता है, ढोंग, दिखावा, यानी कि इंसान दिखाता कुछ और है और अंदर से कुछ और रहता है। इंसान के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना है और इंसान अपने ज़िंदगी की में जो भी गलतियाँ करता है, गुनाह को करता है, मतलब अपने गलतियों को कैसे सुधारे, सही राह पर कैसे चले, यही जो है ना इस चैप्टर में बताया गया है। और इसके राइटर सर सैयद अहमद खां। तो सबसे पहले हम लोग सर सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इनका सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे और उसके बाद से मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दूंगी, ठीक है।
देखिए, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी को दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। और इनकी इब्तदाई तालीम यानी कि शुरुआती शिक्षा जो थी ना, ये अपनी माँ से हासिल किए थे, अपनी वालिदा से। ठीक है। और 1862 में ये गाजीपुर में एक अंजुमन कायम किए थे जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1869 में ये इंग्लिस्तान चले गए और जब वहाँ से वापस आए तो इन्होंने एक रिसाला यानी कि पत्रिका जारी किया जिसका नाम था तहजीबुल अखलाक। ठीक है ना, तहजीबुल अखलाक। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। इन्होंने रिसाला यानी कि पत्रिका जो जारी किया उसका नाम क्या था? तहजीबुल अखलाक। ठीक है ना। 1878 ईस्वी में ये अलीगढ़ में एक स्कूल भी कायम किए जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1878 में ये एक स्कूल खोले थे जिसका क्या नाम था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हो गया। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कब कायम किया गया, तो कब कायम किया गया था? तो 1878 में। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है ना। और उसके बाद से इनको सर का खिताब सर सैयद अहमद खान में, पहले सैयद अहमद खान था, स्टार्टिंग में सर, यानी कि जो सर का खिताब मिला था ना, इनको मिला था 1878 में, जो कि इनका नाम का एक हिस्सा बन गया, सर सैयद अहमद खान। ठीक है ना। तो ये हो गया। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि इनको सर का खिताब यानी कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला, तो 1878 में। आगे बढ़ते हैं। इनकी तसनीफ़ का नाम दिया गया है यानी कि क्रिएशन, जो कि इन्होंने खुद क्रिएट किया है, लिखा है। पहला का नाम है असारिल सनादीद और दूसरा का नाम है असबाब बगावत हिंद। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दो तसनीफ़ है यानी कि क्रिएशन है सर सैयद अहमद खां का खुद का। ठीक है, असारिल सनादीद और असबाब बगावत हिंद। और इनका इंतकाल हो गया था 1898 ईस्वी को, मतलब 1898 में सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हो गया। बस सर सैयद अहमद खां के बारे में इतना ही डिटेल्स दिया गया है। इनकी माँ का नाम था अजीज़ुन्निसा बेगम, जिनकी मतलब सरपरस्ती में ये तालीम हासिल किए थे, इब्तदाई तालीम, शुरुआती शिक्षा। ठीक है ना। अब चलिए मैं आप लोगों को ये चैप्टर में जो भी बताया गया है वो शॉर्ट कट में बता देती हूँ। हालांकि चैप्टर से क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जितना राइटर से पूछा जाता है। तो राइटर के बारे में जो भी बताई वो याद रखना है। ठीक है ना। भले ही आप चैप्टर के कुछ पॉइंट को भूल जाइए, लेकिन राइटर के बारे में मत भूलिएगा। तो देखिए, रिया जो इस चैप्टर में, जो कि एक मजमून है यानी कि निबंध है, रिया के ऊपर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि इंसान 3 तरह के होते हैं। एक वैसे लोग जो ज़ाहिरन जैसे होते हैं, उसी तरीके से वो अंदर से भी होते हैं, यानी कि वो ढोंग या फिर दिखावा नहीं करते। रियल में जैसे वो वैसे हैं, ईमानदार है, सच्चे हैं, तो उनके बिहेवियर से ही दिख जाता है। ठीक है। तो ये एक किस्म हो गई। और दूसरे टाइप के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को जतलाते हैं, दिखाते हैं, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, लंबा लंबा फिलॉसफी झाड़ते हैं, भाषण देते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन असल मायने में अंदर ही वो सबसे बड़े बेईमान होते हैं। यानी कि वो जितने भी लंबी लंबी फिलॉसफी झाड़ते हैं और भाषण देते हैं, रियल में वो सारी कमियां उनके अंदर होती हैं। ठीक है ना। यानी कि जो बाहर समाज में वो ईमानदारी की बात करते हैं, वो सबसे बड़े बेईमान होते हैं। यानी कि ज़ाहिरन कुछ और होते हैं और बातिन कुछ और, यानी कि अपने आप को दिखाते कुछ और है और अंदर से कुछ और ही होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, लेकिन असल मायने में वही सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है। ठीक है। तो ये दूसरे टाइप के लोग हो गए। और जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो इन दोनों टाइप के लोगों से और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी गलती करके बैठे रहते हैं, और जब इनकी गलती को बताओ ना कि तुमने ये गलती की है, तो ये अपनी गलती को मानते ही नहीं हैं। और इस तरह के लोग सबसे ख़तरनाक होते हैं, जो अपनी गलती को स्वीकारते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। क्योंकि जब तक इंसान अपनी गलती को मानेगा नहीं, स्वीकारेगा नहीं, तब तक उसको एहसास कैसे होगा कि मैंने गलती किया है, और वो अपनी गलती को सुधारेगा कैसे। और इस तरह के लोग कभी सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी गलती को मानेगा नहीं, तो अपने कमियों को दूर कैसे करेगा, और उनके अंदर कमी ठूस ठूस कर भरी रहती है। ठीक है। तो ये तीसरे टाइप के लोग होते हैं, जो कि इन दोनों स्टार्टिंग के दोनों टाइप से बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में बताया गया है कि इंसान अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकता है, इंसान के अंदर जो कमी है वो कोई भी गलती करने से कैसे बचे, क्या सही है क्या गलत है कैसे पहचाने, हम अपनी कमियों को कैसे दूर करें, ये इस चैप्टर में बताया गया है। कि इन्ना बिशरो मिसलुकुम यूही इला इन्नमा इलाकुम ला वाहिद, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिलाशक मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, हमारे पास सिर्फ खुदा का पैगाम आता है, तुम्हारा माबूद एक है, बिलाशक तुम्हारा खुदा एक है, मैं एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह, और एक इंसान दूसरे इंसान की नकल क्यों नहीं कर सकता।
जी हाँ, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलती करने से कैसे बचें, हाँ, कोई भी गलती करने से बचने के लिए क्या सही है क्या गलत है पहचानने के लिए हमें हमारे जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी को एक नमूना बनाकर वो अपनी ज़िंदगी में जो भी अमल किए हैं जो भी किए हैं उसको अपने ज़िंदगी में उतारना चाहिए। कुरान और हदीस पढ़ना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान कर सकते हैं उसके ज़रिए। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, उनका एक मिसाल बनाकर नमूना बनाकर उनकी वो अपनी ज़िंदगी में जो भी किए हैं हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। कुरान और हदीस पढ़कर हम सही राह पर चल सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और गलती करने से कोई भी गुनाह करने से बच सकते हैं, सही गलत की पहचान कर सकते हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जो चालाक लोग होते हैं ना वो उनके अंदर डर होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया या फिर कुछ मैंने गलत तो नहीं कह दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो लोग नासमझ होते हैं, जिनके अंदर सद्बुद्धि नहीं होती, ठीक है, वो डरते नहीं हैं। मतलब कि वो जो भी काम करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब कि मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि गलत काम भी करते हैं तो उनके लिए उनके हिसाब से सही लगता है, ठीक है। तो इस तरह के लोग नासमझ आप यूँ कह सकते हैं, नासमझ होते हैं। लेकिन जो समझदार, चालाक, बुद्धिमान, सद्बुद्धि वाले लोग होते हैं वो कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा डरते हैं कि शायद ये कोई गलत काम तो नहीं है, ठीक है, यानी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो ये सारी बातें बताई गई है इस चैप्टर में और फाइनली ये दोनों चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके अलावा जो और चैप्टर है मैं बोर्ड को मिटाती हूँ और लिखती हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले 3 चैप्टर को यहाँ पर मैं लिख दी हूँ और इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान है, तीनों चैप्टर ख़त है, खतूत नगारी आप लोगों को पढ़नी है। मिर्ज़ा गालिब का ख़त, अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ख़त और मेहदी अफादी का ख़त, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब जैसा कि आप लोग जानते हैं उर्दू शायरी में अगर मिर्ज़ा गालिब का नाम ना लिया जाए तो फिर शायरी ही अधूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोहरत इनको हासिल हुई थी और ये अपनी मेहनत के दम पर उस ओहदे तक पहुँचे थे। हालांकि इन्होंने खुद कहा है कि हमारे ज़िंदगी में मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं होती तो मैं और आगे तक जाता, और ये सही बात है। मिर्ज़ा गालिब जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे क्योंकि एक तरह से पेंशन भी बंद हो गया था इनका और उसके बाद से ऐसे गदर का वाक़या होने की वजह से तो इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ तक इनको अपने कपड़े, बर्तन वगैरह भी बेच देने पड़े थे, ठीक है ना। तो ये सारी बात थी, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द थी और यही वजह है शायद कि अगर इनकी ज़िंदगी में वो परेशानियाँ, दुख, दर्द नहीं होती तो शायद इनके ज़ुबान से इतनी बेहतरीन शायरी भी नहीं निकलती, ठीक है ना। तो जज्बात जो होता है ना, दुख, दर्द, ये जो है ना जज्बात की वजह से ही इंसान के अंदर से शायरी निकलती है। तो वही बात है, मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी में अगर इतनी दर्द परेशानियाँ नहीं होती तो शायद इतने मशहूर शायर भी ये नहीं बनते। ये रियल के हीरो हैं अपनी ज़िंदगी के, आप यूँ कह सकते हैं क्यों। और इन्होंने खुद कहा है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होनी ने, न होता मैं तो क्या होता। ये शायर जो है ना मिर्ज़ा गालिब का ही है, बहुत ही बड़े शायर थे, हालांकि मैं तो इनको दी बेस्ट मानती हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब जिनका असल नाम आप लोग जानते हैं असदुल्लाह बेग ख़ान है और इनके पिताजी का नाम याद रखिएगा, यानी कि वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग और वालिदा यानी कि माँ का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम। इनके चचा का नाम था नसरुल्लाह बेग, इसलिए चचा का नाम याद रखना है क्योंकि चचा भी इम्पॉर्टेंट है इनकी ज़िंदगी में, जो है ना अहम रोल निभाए हैं चचा जान। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब अभी 5 साल के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, अब्दुल्लाह बेग का इंतकाल हो गया। तो फिर जो इनकी जो सरपरस्ती थी, मतलब परवरिश, वो चचा नसरुल्लाह बेग के सर पर आ गई। चचा नसरुल्लाह बेग जो है ना मिर्ज़ा गालिब की परवरिश करते रहे और अगले कुछ सालों में चचा नसरुल्लाह बेग का भी इंतकाल हो गया। तो फिर वालिदा जो थी इनकी इज़्ज़तुन्निसा बेगम, वो मिर्ज़ा गालिब की परवरिश करने लगी, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी नानिहाल आगरा में 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को, ठीक है ना। और 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से इनकी शादी हो गई थी। पहले पहल यानी कि स्टार्टिंग में ये तखल्लुस रखते थे असद और बाद में ये गालिब लगाना स्टार्ट किए, यानी कि शेर व शायरी के लास्ट लाइन में ये जो ख़ास नाम यूज़ करते थे वो था असद, और जो बाद में इन्होंने तखल्लुस बदल दिया यानी कि चेंज कर दिया, गालिब लगाना स्टार्ट कर दिए। तो पुरानी इनकी जो शेर व शायरी है ना, मतलब पुराना शेर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो तखल्लुस आप लोगों को असद देखने को मिलेगा, लेकिन
बाद का जो जब ये गालिब लगाना स्टार्ट किए तब के शेर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो गालिब देखने को मिलेगा, तखल्लुस। ठीक है, और इनके 2 खतूत का मजमुआ भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला का नाम है ऊद हिंदी और दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला। ये मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत का मजमुआ यानी कि ख़त का किताब है। ठीक है ना, पहला ऊद हिंदी, दूसरा है उर्दू मुअल्ला, और इनका इंतकाल हो गया था 15 फरवरी 1869 को। ये मतलब इतने ज़्यादा गरीब थे ना कि आप मतलब क्या ही बताया जाए। गरीब ये अपने स्थितियों की वजह से, आप यूँ कह सकते हैं, ये स्टार्टिंग में ही गरीब नहीं थे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं इनकी ज़िंदगी में आन पड़ी जिसकी वजह से मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा इनके घर कमी हो गई और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और उसी वक्त तो गदर का वाक़या हो गया था ना, इसी वजह से। और फिर ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में ये कलकत्ता भी जाते रहे, कलकत्ता का भी सफ़र करते रहे थे। बीच में कुछ हालत सुधरी थी, लेकिन फिर आखिरकार इनका इंतकाल जो है ना 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया मिर्ज़ा गालिब के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोग के बुक में दिया गया था। अब ये जो ख़त लिखे हैं जो आप लोग को पढ़ना है ना, वो पढ़ना है ख़त जब ये लिखे थे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। यानी कि मिर्ज़ा गालिब जो ख़त लिखे हैं वो सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम लिखे हैं, जो कि उनके दोस्त थे। और ख़त कुछ इस तरह से है, मैं पढ़ कर भी बता दे रही हूँ। शाह साहब को गालिबे नातवा का सलाम पहुँचे, भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, ज़िंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर। यानी कि इस ख़त में जो है ना अपने दोस्त सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी से मिर्ज़ा गालिब जो है ना अपनी दिल की बात किए हैं कि भाई तुम मेरा क्या हाल पूछते हो, ज़िंदा हूँ मगर मुर्दे से बेहतर। और स्टार्टिंग में सलाम भी किए हैं। हवादिसे ज़माना व अवारिज़े जिस्मी से नीमे जा हो रहा हूँ, यानी कि इस दुनिया के हादसे और जिसमें बीमारी से मैं आधी जान हो रहा हूँ। गज़ा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का शीरा और दोपहर को सेर भर गोश्त का पानी, 2 घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब, और बस यही सब खा लेता हूँ। निसियान हद से गुज़र रहा हूँ, यानी कि भूलने की बीमारी से गुज़र रहा हूँ। ख़त्मा कलाम इस्लाह तलब बक्स या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत ना किया करो। मुझे ज़िंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो। गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर ही भेज देता है। 100 रुपये जो तुमने मुझे भेजे वह मुझे मिले। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी, मैं यूँ ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ। जब चाहो अपना कलाम भेजो, तुम्हारी 3 गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ। चश्म बद्दूर तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के है, अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे। और लास्ट में अपना नाम लिखे हैं गालिब। यानी कि इस ख़त में जो है ना बताए हैं, अपने दोस्त से बात किए हैं कि तुम मुझे ज़िंदा समझते हो कि ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो, मैं तो मुर्दे से बदतर हूँ। ठीक है, और ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब देर से मिले तो बुरा नहीं मानना, शिकायत मत किया करो। ठीक है, और मैं कुछ लिख कर भेज देता हूँ, वही हमारे लिए काफ़ी है। 100 रुपये जो तुम मुझे भेजे थे वो मुझे मिल गए हैं। मैं दोस्त की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं होता। ये पैसे भेजने की क्या ज़रूरत थी, कभी भी कुछ भी मतलब भेजो, कलाम सुधारना हो, कुछ भी करना हो, तुम आराम से भेज देना, मैं उसको सुधार कर भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पैसे की कोई बात नहीं है। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं होता। तो ये हो गया मिर्ज़ा गालिब का ख़त, यही पढ़ना था जो सैयद शाह करामत हुसैन अपने दोस्त के नाम ये लिखे थे। अब अब्दुल गफ़ूर शहबाज जो है ना, इनकी ख़त के बारे में मतलब ये जो ख़त लिखे थे उसको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले अब्दुल गफ़ूर शहबाज के बारे में पढ़िए। इनका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर और शहबाज इनका तखल्लुस है। सर मेरा बाढ़ के रहने वाले हैं ये, और अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी तीनों लैंग्वेज में, तीनों ज़बान में इनको महारत हासिल थी। ठीक है, और इनकी शादी 2 शादी हुई थी। पहली शादी शमसुन्निसा खातून से हुई जो कि 10 साल के बाद इनका इंतकाल हो गया। तो फिर ये दूसरी शादी की अशरफुन्निसा से। ठीक है, और उर्दू अखबार दारुल सल्तनत में ये 1880 में मुदीर बने थे, यानी कि एडिटर बने थे, ये भी याद रखिएगा। और इनका इंतकाल हो गया था 30 नवंबर 1908 को। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और तसनीफ़ यानी कि क्रिएशन याद रखिएगा, यानी कि इनका खुद का लिखा हुआ रुबायत शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब, बाक़ियात शहबाज, खुदा की रहमत, 3 खमसे, मुकदमे ख़यालात आरज़ू वगैरह वगैरह, इनकी ढेर सारी तसनीफ़ें यानी कि क्रिएशन है। इसमें से कोई भी एक दे सकता है और कहेगा कि बताइए ये किसका है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक उठा लिए इसमें से मुकदमे ख़यालात आरज़ू किसकी तसनीफ़ है, ऑप्शन में दिया रहेगा अब्दुल गफ़ूर शहबाज, उसको धीरे से टिक कर दीजिएगा। तो ये हो गया अब्दुल गफ़ूर शहबाज के बारे में थोड़ा सा डिटेल जो आप लोग के बुक में दिया गया था। अब ये जो ख़त लिखे हैं ना अब्दुल गफ़ूर शहबाज, ये ख़त लिखे हैं, ये अपनी बेटी सोगरा के नाम लिखे हैं। तो अपनी बेटी सोगरा को जो नाम जो ख़त लिखे हैं
किस तरह से लिखे हैं और उस खत में क्या क्या बताए हैं अपने बेटी को, चलिए पढ़कर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। हालांकि जो राइटर के बारे में लिखी हूँ ना बोर्ड पर, यही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए पढ़ा दे रही हूँ ताकि इससे भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप लोग छोड़ कर ना आए। क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती? देखिए स्टार्टिंग कितना ज़बरदस्त किए हैं खत लिखने का। मतलब सोगरा अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती? मिजाज तो उनका अच्छा है, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। हकू के औलाद के शेर, जब तुम ज़ुबानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी, दोनों के हक में मेरे दिल से दुआ निकलती थी। बुशरा को तुम मिरातुल उलूम थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वह माशाल्लाह तुमको पढ़ाती है। तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मुज़ायका है। हुकूक के औलाद जब तुम तमाम कर लोगी, मैं तुमको ज़रूर इनाम दूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है। इसके इनाम का वादा अभी से करना फिजूल है। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊँगा। देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सको। अखलाक हिंदी का आमोख्ता तुम रोज़ नहीं पढ़ती। भाई यह बात अच्छी नहीं। अगर छोड़ दोगी, भूल जाओगी और की कराई मेहनत बर्बाद होगी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ? लोगों से मालूम तो होता रहता है कि वो गज़ब की तरक्की कर रही है। तुमको अगर शौक़ हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकती हो। मुझको 4-5 रोज़ से एक दंबल सख्त सता रहा है, अब किसी कदर आराम है। मैंने यह ख़त साफ साफ लिखा है, यकीन है गौर करोगी तो बग़ैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम। और लास्ट में अब्दुल गफूर शहबाज अपना नाम लिखे हैं। तो ये जो है अपनी बेटी को ख़त लिखे और इस ख़त में जैसा कि मैं आप लोग को पढ़कर बता दी, अपने ख़त में अपनी बेटी के इससे बात करते हुए अपनी बेटी को बता रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम पढ़ाई करो। जो किताब है, क्या नाम था किताब का? हुकूक औलाद, ठीक है ना, हुकूक औलाद के शेर, ठीक है। और एक मिरातुल उलूम, हाँ मिरातुल उलूम वो जो किताब है वो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं अपनी बेटी को। तुम पढ़ो और तुम्हारी जो बहन है बुशरा, उसको भी पढ़ाओ। देख रही हूँ कि जो असगरी है, कोई लड़की है, उसको मतलब एग्जाम्पल देते हुए बोल रहे हैं कि वो खूब तरक्की कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो अभी भी तुम 3-4 महीने में मेहनत कर दोगी तो तुम उसको सबक सिखा सकती हो, ठीक है ना। यानी कि अपनी बेटी को पढ़ने की तरफ मतवज्जा कर रहे हैं। और उसके साथ लास्ट में बताए हैं कि मैं तुम्हें तोहफे भी दूंगा, इनाम भी दूंगा आऊँगा तो। और अभी मुझे एक दंबल सख्त सता रहा है, यानी कि एक बीमारी है जो कि मुझे सता रही है। मुहर्रम की तातील, मुहर्रम में की छुट्टी में हो सकेगा तो मैं आऊँगा। तो ये जो ख़त है ये अब्दुल गफूर शहबाज का था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है मेहदी अफ़ादी। मेहदी अफ़ादी का ख़त आप लोग को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ज़रा मेहदी अफ़ादी के बारे में जान लीजिए। इनका रियल नेम है मेहदी हसन। पैदाइश हुई थी 1828 ईस्वी को गोरखपुर में और इनका ताल्लुक़ शेयूख ख़ानदानी से था, यानी कि शेख ख़ानदान से था। अंग्रेज़ी और फ़ारसी में इनको महारत हासिल थी और इन्होंने 3 शादी की थी। देखिए मिर्ज़ा गालिब की 1 शादी, अब्दुल गफूर शहबाज की 2 शादी और मेहदी अफ़ादी की 3 शादी। इसी वजह से 1 बाई 1 करके लिखी हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। क्वेश्चन भी पूछ देता है। 3 शादी हुई थी और आखिरी इनकी जो बीवी थी उनका नाम था अज़ीमुन्निसा, और जो आगे चलकर ये बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गई। इनका एक मजमून का नाम याद रखिएगा, फ़लसफ़े हुस्न व इश्क। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर मेहदी अफ़ादी के बारे में बस इतना ही डिटेल्स दिया था। अब चलिए, ये जो ख़त लिखे हैं ना, ये जो मेहदी अफ़ादी ख़त लिखे हैं, ये किसके पास लिखे हैं? ये भी अपने दोस्त के पास लिखे हैं जिनका नाम है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी। तो इसमें जो है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के लिए जो ख़त लिखे हैं मेहदी अफ़ादी, इसमें जो भी बात की है मैं अपनी ज़ुबान से ही बता दे रही हूँ। देखिए स्टार्टिंग में इस ख़त में मेहदी अफ़ादी अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि मैं आपके ख़त की दाद देता हूँ, यानी कि मौलवी जो सैयद मकबूल अहमद समदानी है, ये अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि मैं आपकी ख़त की दाद देता हूँ। इसलिए क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो आलोचक को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। सभ्यता और संस्कृति पर नज़र रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको ध्यान में रखकर आप लिखते हैं। इस वजह से आपके ख़त की मैं दाद देता हूँ, ठीक है। आप और हम हाजी हुए जाते हैं, यानी कि हज किए हैं। उसके बाद से आपकी हमारी जो यादें हैं, मतलब कि मेहदी अफ़ादी और वो अपनी दोस्त की यादों के बारे में बात किए हैं। एक तस्वीर भेजे हैं जो कि बोल रहे हैं कि इस तस्वीर को ज़रा पहचानिएगा। मुझे मेरे चाहने वाले अभी भी वैसे ही मिलेंगे, मुझसे वैसे ही मिलेंगे जैसे पहले मिला करते थे, यानी कि मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है। जैसे मैं पहले था उस अभी वैसे ही मैं अभी भी हूँ, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना।
अच्छा मेरे परिस्तान कब आइएगा, यानी कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी अपने दोस्त को घर बुला रहे हैं कि मेरे घर कब आइएगा, मेरे परिस्तान में। परिस्तान इसलिए बोल रहे हैं, परिस्तान कहते हैं परियों के रहने वाला जगह। तो ये अपने बीवी को परी कह रहे हैं क्योंकि इनका लव मैरिज हुआ था, ठीक है, यानी कि जिससे इश्क की फितनागिरी किए थे वो उनके साथ है, उनसे शादी हो गई है और इसी वजह से वो अपने घर को परिस्तान बोल रहे हैं कि अच्छा बताइए आप हमारे परिस्तान में कब आइएगा। बस यही सारी चीज़ें हैं और यही बात मेहदी अफादी उस ख़त में किए हैं। तो यहाँ पर हो गया तीनों ख़त कंप्लीट। अभी तक हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैं बोर्ड को मिटाती हूँ और लिखती हूँ और बहुत जल्द हम लोग सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए क्योंकि मात्र इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो पूरा चैप्टर आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों का क्लियर हो जाए तो फिर आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना होगा उर्दू में 25 में 25 मार्क्स लाने के लिए। मात्र इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो जा रहा है, तो फिर आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखकर हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को कवर कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं यहाँ पर 2 चैप्टर लिख दी हूँ और उनके राइटर के बारे में लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। देखिए निदा फाजली जो है ना, इनकी 2 नज़में पढ़नी है आप लोगों को। पहला का नाम है बिजली का खंबा और दूसरा का नाम है नज़्म बहुत आसान थी पहले। ये 2 नज़्म यानी कि 2 कविता हैं, निदा फाजली द्वारा लिखा गया और निदा फाजली से आप लोगों के एग्जाम में नो डाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निदा फाजली के बारे में ये लंबा चौड़ा डिटेल्स है। उसके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद का एक चैप्टर मतलब लिखा हुआ नावल है फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो ये चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। ये 2 चैप्टर है। चलिए सबसे पहले निदा फाजली के बारे में जानते हैं। इनके बारे में जो डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है वो सारा डिटेल्स, क्योंकि देखिए और मैं ज़्यादातर जोर दूंगी राइटर पर ही यानी कि मुसन्निफ पर ही, चैप्टर पर बहुत कम, क्योंकि इससे चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइटर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा जोर दीजिएगा राइटर के बारे में याद रखने की। निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी। यहाँ पर अलिफ छूट गया है, ग्वालियर, ठीक है। निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई थी और आप यूँ कह सकते हैं कि 1964 नहीं तो 65 में इनके जो वालिद वालिदा, इनकी बहनें सभी लोग कराची पाकिस्तान चले गए थे और ये हिंदुस्तान में ही रहे क्योंकि इनकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। ये तालिब इल्म के ज़माने से होकर गुजर रहे थे, स्टूडेंट लाइफ था इनका। तो ये हिंदुस्तान में ही रहे और पढ़ाई किए, जो भी इनको शिक्षा हासिल करनी थी हिंदुस्तान में रहकर कर रहे थे और हिंदी मज़ामीन में इन्होंने MA तक तालीम हासिल की। कहाँ तक पढ़ाई किए तो MA तक ये पढ़ाई किए थे, याद रखिएगा। और उसके बाद से ये बम्बई आ गए और बम्बई के होकर ही रह गए। ये पाकिस्तान नहीं गए अपने फैमिली के साथ। इनकी फैमिली भले ही पाकिस्तान चली गई लेकिन ये हिंदुस्तान में रहकर ही पढ़ाई किए और हिंदुस्तान में ही रह गए, ठीक है ना। और अलग अलग जगह पर ये नौकरी किए थे। सबसे पहले तो इन्होंने सहाफ़त का पेशा इख्तियार किया, फिर इन्होंने फ़िल्मों में काम किया, नगमा नगारी, मुकालमा नगारी का, ठीक है। उसके बाद से गज़लें, नज़में कहें, इन्होंने दोहा भी इन्होंने लिखा। अलग अलग सिन्फ में इन्होंने तबाह आजमाई की, ठीक है। और काफ़ी मशहूर भी हुई इनकी नज़में और ख़ास तौर से नज़्म निगार के तौर पर ये काफ़ी मशहूर है। तो इंसान जो है ना किसी एक फ़ील्ड में मशहूर होता है और भले ही बाकी फ़ील्ड में उसको शोहरत हासिल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोहरत हासिल होती है जिस फील्ड में वो बेहतर होता है उसी फील्ड में। जैसे कि एज एग्ज़ाम्पल आप हमारा ही ले लीजिए। मैं एज अ उर्दू के टीचर, हमारी मकबूलियत है, मतलब कि आप सभी लोग आप सभी लोग का जो सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है वो उर्दू पर मिलता है। आप सभी लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है उर्दू पढ़ाने के लिए। हालांकि उर्दू के अलावा भी और सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन शोहरत किससे हासिल हुई? उर्दू से हासिल हुई। उसी तरीके से निदा फाजली जो है ना, इनको शोहरत हासिल हुई थी नज़्म लिखने की वजह से। हालांकि अलग अलग सिन्फ में तबाह आज़माई किए थे, यानी कि दोहा भी लिखे थे, नगमा नगारी भी किए थे, मुकालमा नगारी भी किए थे, ठीक है, और गज़ल भी लिखे थे, लेकिन शोहरत हासिल हुई नज़्म लिखने की वजह से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इनकी बहुत सारी शेरी मजमू है, यानी कि शेर व शायरी का किताब, जिसका नाम आप लोग के बुक में दिया गया है, याद रखना है। लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, देखिए मोर नाच में लिखी नहीं, मोर नाच, ठीक रहेगा, मोर नाच। ये मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी की तड़प, ये जितने भी है ना ये शेर व शायरी के किताब के नाम हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से मुलाकातें ये एक तनकीद है, दीवारों के बाहर, ये सवानही नाविल है,
और दीवारों के बीच, ये भी एक सवानही नावल है, इंग्लिश में नोवेल कहा जाता है। उसी तरीके से चेहरे, ये एक खाका है। दुनिया मेरे आगे, ये भी एक खाका है। निदा फाजली जदीद दौर के एक बहुत बड़े मशहूर शायर है। जदीद दौर यानी कि मॉडर्न जनरेशन के बहुत बड़े शायर थे, बहुत ही मशहूर मकबूल शायर, ठीक है ना। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था, शिखर सम्मान मिला था इनको, मतलब शिखर सम्मान अवार्ड, गालिब अवार्ड, खुसरी अवार्ड, ये सारे अवार्ड इनको मिले थे, ठीक है ना। तो ये निदा फाजली के बारे में इतना ही डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है। अब चलिए, ये जो दोनों नज़्म इन्होंने लिखा है, बिजली का खंबा और नज़्म बहुत आसान थी पहले, इस नज़्म के में क्या बताया गया है, इस नज़्म के ज़रिए कौन से जज्बात को ज़ाहिर किए हैं निदा फाजली, हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि चैप्टर को भी पढ़ा ही देती हूँ, हालांकि वो चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना राइटर के बारे में जानना, लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ पढ़कर। देखिए, बिजली का खंबा नज़्म कुछ इस तरह से है कि कई साल गुजरे इसी रह गुज़र पर। बिजली का खंबा टाइटल है, यानी कि ये जो नज़्म है बिजली के खंबे के ऊपर लिखी गई है। तो बोला जा रहा है कि कई साल गुजरे इसी रह गुज़र पर, किसी पेड़ की ठंडी छाँव तले में अंधेरों में गुमसुम सा बैठा हुआ था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेके आवाज़ें दी थी। फ़िज़ाओं में हलचल सी होने लगी थी, मगर दोस्त यह बात है उन दिनों की। यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पर निदा फाजली कि कई साल गुजर गए इसी सड़क पर, इसी रह गुज़र पर, इसी पेड़ की ठंडी छाँव तले में अंधेरों में गुमसुम सा मैं बैठा हुआ करता था। कई अजनबी राहगीरों ने मुझको मेरा नाम ले लेकर आवाज़ें दी थी। यानी कि पहले की बात ही कुछ और थी। पहले के ज़माने में जब ये बिजली का खंबा नहीं हुआ करता था, तो रोड के किनारे, यानी कि रहगुजर के किनारे जो पेड़ हुआ करता था उसकी छांव तले बैठते थे लोग। हालांकि मैं भी बैठता था, और जितने भी लोग जो आते जाते थे, जो हमारे लिए अजनबी थे, जो हमको जानते भी नहीं थे, वो भी हमसे हाल चाल पूछ लिया करते थे। यानी कि पहले के लोगों के बीच अपनापन था, ठीक है। लेकिन ये बात उन दिनों की है, मगर दोस्त यह बात है उन दिनों की। यहाँ कोई बिजली का खंबा नहीं था, कोई बिजली का खंबा नहीं था, मगर चांद का नूर मैला नहीं था। ये बात है उन दिनों की जब कोई बिजली का खंबा नहीं था, लेकिन चांद का नूर मैला नहीं था। चांद के रोशनी से ही पूरा जग रोशन हुआ करता था उस वक्त। लेकिन उस वक्त के लोगों में के बीच अपनापन था। अभी के लोग जो है ना, अभी के लोगों में उस तरह का अपनापन नहीं है। मतलब कि अभी के लोग जो है ना, अब ज़्यादातर घर में ही रहना पसंद करते हैं। रिश्ते जो है ना, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में ही लोग बिज़ी रह रहे हैं। अपनों के साथ समय बिताने का समय ही नहीं है उनके पास, ठीक है ना। पहले के ज़माने में लोग बाहर निकलते थे, बातें होती थी, इकट्ठा होते थे पेड़ के नीचे सभी लोग, ठीक है ना। औरतें भी घर में इकट्ठे होकर बातें किया करती थी, और मिलजुल कर काम होता था, ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ बदल चुका है। तो वही बोल रहे हैं कि बिजली का खंबा आ गया है अभी के ज़माने में, ठीक है ना। और पहले के ज़माने में जब बिजली का खंबा भी नहीं था ना, तो चांद का नूर मैला नहीं था, ठीक है ना। तो बस यही है नज़्म। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और उसी तरीके से नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसको भी पढ़कर बता दे रही हूँ। देखिए, लिखा है, पहले नज़्म बहुत आसान थी पहले। घर के आगे पीपल की शाखों से उछलकर, आते जाते बच्चों के बस्तों से निकलकर, रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढलकर, जब मेरे घर में आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पर निदा फाजली की नज़्म लिखना पहले बहुत आसान था। नज़्म बहुत आसान थी पहले। घर के आगे पीपल के शाखों से उछलकर, आते जाते बच्चों के बस्तों से निकलकर, रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारों में ढलकर, जब मेरे घर में आती थी ना, तो मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाया करती थी। अब सब मंज़र बदल चुका है। छोटे छोटे चौराहे, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। यानी कि जो छोटे छोटे चौराहे थे, उससे चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। बड़े बड़े बाज़ार, पुरानी गली मोहल्ले निकल चुके हैं। यानी कि पुराने गली मोहल्ले को हटाकर बड़े बड़े बाज़ार बना दिए गए हैं। नज़्म से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है। यानी कि नज़्म से और मुझसे जो दूरी है ना, वो मीलों लंबी दूरी है। बहुत फासला हो चुका है, बहुत फासला। इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओ के सोते बच्चे कटते हैं, मजहब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से अब होकर नज़्म मेरे घर जब आती है, इतनी ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़कर रुखसत हो जाती है, और किसी फुटपाथ पर जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी के पलकों पर आंसू बन के सो जाती है। वही बोल रहे हैं कि नज़्म और मुझसे इतनी मीलों लंबी दूरी हो गई है कि कहीं अचानक इस मीलों लंबी दूरी में बम फटते हैं, तो कहीं कोख में माओ के सोते बच्चे कटते हैं, मज़हब और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। अब मज़हब और सियासत आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटिक्स में ये सब आप
अभी जो हो रहा है कंट्री में आप लोग देख ही रहे हैं, बेहद समझदार है। बहुत से शहरों से, बहुत से मुल्कों से होकर जब नज़्म मेरे घर आती है और मेरे लिखने का जो टेबल है वहाँ पर जो खाली कागज़ रखा हुआ है, उसको खाली कागज़ को खाली ही छोड़कर वो रुखसत हो जाती है और शहर के किसी फुटपाथ पर रह रहे बूढ़े शहरी के पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। ठीक है ना, यानी कि मीलों लंबी दूरी हो गई है मुझसे और नज़मों से। ठीक है, तो ये हो गया दोनों नज़्म कंप्लीट। ठीक है ना, बहुत आसान है, ज़्यादा इसको टफ मत समझिए। उसी तरीके से डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जानना है। डिप्टी नज़ीर अहमद, इनका नावल पढ़ना है फ़हमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इसको हम लोग बाद में समझते हैं, सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में समझते हैं। इनकी पैदाइश हुई थी 6 दिसंबर 1836। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो 6 दिसंबर 1836 को हुई थी, ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कुरेटर में। और इनके वालिद यानी कि पिताजी का नाम था सादत अली, और इनके जो वालिद थे ना, यही अरबी व फ़ारसी की इब्तदाई तालीम डिप्टी नज़ीर अहमद को दिए थे। यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद की अरबी और फ़ारसी की जो तालीम थी वो मिली थी इनके वालिद सादत अली से ही। ठीक है ना, और इसके अलावा मौलवी नसरुल्लाह जो है ना, ये भी अरबी और फ़ारसी की कुछ किताबी तालीम दिए थे। और उसके बाद से इब्तदाई तालीम के बाद जो भी इनको इब्तदाई तालीम लेना था वो लेकर ये आगे की तालीम के लिए यानी कि आला तालीम के लिए दिल्ली चले गए। ठीक है ना, तो वहाँ पर मौलवी नसरुल्लाह से तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए वो जब दिल्ली चले गए, और दिल्ली में भी वो कई जगह नौकरी किए थे, और फिर वो दिल्ली के बाद पंजाब भी गए थे। वहाँ पर भी किसी दूसरे, आप यूँ कह सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में वो नौकरी किए थे। अलग अलग जगह ये नौकरी किए थे, और फिर कानपुर में ये मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हुए थे, और इसी वजह से इनके नाम में डिप्टी लगता है, डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है ना, और डिप्टी नज़ीर अहमद जब डिप्टी इंस्पेक्टर हुए थे कानपुर में, तो उसी वक्त गदर का हमला हो गया, और उसके बाद से इनको वहाँ से रिटायर कर दिया गया। ठीक है, तो वो वहाँ से रिटायर हो गए, और लास्ट में आखिर में ये दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में आकर ही ये लिखने का काम स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना, नावल वगैरह खूब लिखे, और नावल से ही बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और याद रखिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार कहते हैं। नावल को उर्दू में कहा जाता, इंग्लिश में कहा जाता है नोवेल। नोवेल में इंसान की ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया जाता है। नोवेल का मतलब क्या? मतलब कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसको मैं अपनी ज़ुबान से बता दिया आप सभी लोगों को, कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, किस किस तरह की परेशानियों का सामना की मैं, जो भी हमारे ज़िंदगी के वाक़या है उसको मैं आप लोगों को बता दी, और उसको आप लोग सुन लिए, और उसी चीज़ को आप लोग हूबहू बिल्कुल लिख दिए हैं। तो उसी को कहा जाता है नावल। यानी कि नावल जो होता है ना, वो ज़िंदगी की हकीकत पर, नावल जो होता है वो ज़िंदगी की हकीकत को ज़ाहिर करता है। ठीक है ना, यानी कि नावल में ज़िंदगी की हकीकत बयान की जाती है। ठीक है ना, उसमें कोई झूठी कहानी नहीं होती, इंसान की रियल की ज़िंदगी का वाक़या होता है। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग नावल। तो ये भी एक नावल है, और डिप्टी नज़ीर अहमद नावल नगारी से मशहूर हुए थे, और इनको क्या कहा जाता है? उर्दू का अव्वलीन नावल नगारी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनका जो नावल है वो है मिरातुल उरूस, जो कि अव्वलीन नावल है। यानी कि उर्दू का पहला नावल का नाम क्या है? तो मिरातुल उरूस। और उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? तो वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। और इन्होंने पहला नावल कौन सा लिखा है? मिरातुल उरूस। और इसको प्रकाशित किया गया था 1869 में, यानी कि इसकी इशाअत हुई थी 1869 में, मिरातुल उरूस की। उर्दू का अव्वलीन नावल है ये, और अव्वलीन नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद। बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अभी याद हो जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, देखिए, निबातुल नाश, ये भी इन्हीं का नावल है लिखा हुआ, जो कि 1872 में प्रकाशित किया गया था। तोबतल नसूह, ये भी 1877 में प्रकाशित किया गया था, और ये भी काफ़ी फेमस हुआ नावल, डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। उसी तरह फसाना मुब्तला, इसको 1885 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इब्नुल वक्त, ये सबसे मशहूर नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। और उसके अलावा डिप्टी नज़ीर अहमद का जो आखिरी नावल का नाम है वो है रुवाए साद का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है। और 74 साल की उम्र में जो है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद के जिस्म पर फालिज का हमला हो गया। यानी कि 74 साल की उम्र इनकी हो चुकी थी, तब डिप्टी नज़ीर अहमद पर फालिज का हमला हो गया, फालिज का असर देखने को मिला, और इनका इंतकाल हो गया 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को। तो ये हो गया डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जो भी डिटेल्स आप लोगों के बुक में दिया गया था, वो सारा डिटेल्स कंप्लीट। अब चलिए समझते हैं कि ये जो नावल दिया गया है
ये नावल का मतलब क्या, जो ज़िंदगी की हकीकत को जाहिर करे, यानी कि नावल में ज़िंदगी की हकीकत के वाक़यात होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक रियल कहानी है, सच्ची घटना है। फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यानी कि इस टाइटल से क्या पता चल रहा है कि इस नावल में फ़हमीदा है नाम की कोई औरत है और मंझली बेटी यानी कि फ़हमीदा की कोई मंझली बेटी है हमीदा, उन दोनों के बीच गुफ्तगू हो रही है। तो बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, फ़हमीदा माँ रहती है और उसकी मंझली बेटी रहती है हमीदा, इन्हीं दोनों के बीच गुफ्तगू होती है। हालांकि हमीदा के पिताजी जो रहते हैं ना, वालिद, उनका नाम रहता है नसीर अली, ठीक है। तो ये 3 लोग बैठे रहते हैं एक जगह पर, और हमीदा की एक छोटी बहन भी रहती है जिसका नाम रहता है नन्ही बउआ, जो कि दूध पीती हुई अभी बच्ची रहती है, बहुत छोटी रहती है। और हमीदा की एक बहुत मतलब हमीदा की बड़ी एक बहन रहती है जो कि उतना समझदार नहीं रहती है, जिसका नाम रहता है रुकैया, ठीक है। तो यहाँ पर फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा के बीच गुफ्तगू होती है। वही गुफ्तगू जो है ना इस नावल में बताया गया है कि किस तरह की गुफ्तगू होती है। ख़ास तौर से ये ज़ोर दिया गया है तालीम पर, ठीक है ना। फ़हमीदा बैठी रहती है और उनके शौहर बैठे रहते हैं, और फ़हमीदा की मंझली बेटी हमीदा जो है ना वो बैठी रहती है। तो फ़हमीदा अपने शौहर से कहती है कि आप ये जो कुछ दिनों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपकी बेटी हमीदा देखकर पूछती है कि माँ ये अब्बू क्या कर रहे हैं। देखती हूँ कि कुछ समय के बाद, मतलब थोड़ी देर के बाद वो क्या करते हैं कि हाथ मुंह धोते हैं और फिर जान-नमाज़ बिछा देते हैं, और उसके बाद से यानी कि एक चट टाइप का होता है उसको बिछा देते हैं, और उसके बाद से उस पर खड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ पढ़ते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। ये क्या करते हैं अम्मी जान, अब्बू ये क्या करते हैं बताइए ना। तो यही बात जब फ़हमीदा अपने शौहर से कहती है तो वहाँ पर हमीदा भी रहती है। तो उसके जो शौहर रहते हैं, हमीदा यानी कि अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो बेटा, हम नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि इसको नमाज़ पढ़ना कहा जाता है। तो हमीदा कहती है कि माँ ये नमाज क्या चीज़ होता है। सोचिए इस छोटी सी बच्ची को ये भी नहीं पता है कि नमाज क्या चीज़ होता है। तो वही उसकी माँ रहती है ना फ़हमीदा, वो कहती है कि बेटी अल्लाह की इबादत करने को ही, खुदा को इबादत करने को ही हम नमाज कहते हैं, ठीक है, यानी कि नमाज में खुदा की इबादत की जाती है। तो फिर हमीदा जो है वो कहती है कि अच्छा, तो ये फिर ये खुदा क्या चीज़ है, इसको खुदा भी नहीं मालूम। ये सुनकर जो है ना फ़हमीदा चौंक उठती है कि तुमको नहीं पता है कि खुदा किसे कहते हैं। तो हमीदा कहती है कि नहीं, मैंने लोगों को खुदा का कसम खाते हुए सुना है कि मैं खुदा का कसम खाता हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगा या फिर झूठ नहीं बोलूँगी, तो क्या खुदा नाचीज़ है। तो फ़हमीदा कहती है, यानी कि उसकी माँ कहती है कि बस करो, तौबा करो, खुदा को नाचीज़ नहीं कहते। खुदा जो है ना हम सबको पैदा किया है, वही हम सबको रोज़ी रोटी देता है, ठीक है। तो हमीदा कहती है अच्छा, खुदा ने हम सबको पैदा किया है। तो अपने अब्बू की तरफ देखकर कहती है अच्छा अब्बा जान, क्या आपको भी खुदा ने ही पैदा किया है। तो अब्बा जान कहते हैं कि जी हाँ बेटा, हमको भी खुदा ने ही पैदा किया है। उसी तरीके से क्वेश्चन करती है, यानी कि पूछती है हमीदा अपनी माँ से, अच्छा अम्मी जान, नन्ही बउआ यानी कि उसकी जो छोटी बहन है, नन्ही बउआ को भी खुदा ने ही पैदा किया है। तो बोलती है जी हाँ बिल्कुल, और खुदा हम सबको रोज़ी रोटी देता है। तो वो हमीदा कहती है जी हाँ, खुदा ही हम सबको रोज़ी रोटी देता है। तो फिर कहती है कि अच्छा, जब खुदा हम सबको रोज़ी रोटी देता है, मतलब खाने को देता है, तो फिर अब्बू हम लोग मतलब कि अब्बू जाकर सामान खरीदते क्यों हैं, सब्ज़ी वगैरह क्यों खरीदते हैं। अब्बू जाकर खरीद कर लाते हैं, हम लोग जाते हैं सब्ज़ी खरीदते हैं, फल वगैरह खरीदते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं हम लोग खुद से खरीद कर खाते हैं। तो फ़हमीदा कहती है कि नहीं बेटी, ये जो भी हम लोग खाते हैं और ख़रीदते हैं, ये सब चीज़ खुदा ने ही तो पैदा किया है। खुदा की वजह से ही तो ये सरसब्ज उगते हैं, ठीक है। इस दुनिया में जो कुछ भी है खुदा की वजह से है, ठीक है। तो वही फ़हमीदा बोलती है, हमीदा ये सुनकर कहती है कि अच्छा ये बात है, तो फिर जब खुदा इतने हम सबको रोज़ी रोटी देते हैं तब तो खुदा बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, इस तरह बोलते हैं जैसे छोटे बच्चे बात नहीं करते उसी तरह, तब तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर खुदा जब हम लोगों को इतना सब कुछ देता है तो हमसे कुछ ज़रूर लेता होगा, यानी कि कुछ काम तो ज़रूर करवाता होगा। तो फ़हमीदा कहती है बेशक करवाता है ना, यही जो तुम्हारे अब्बू हर रोज़ जो नमाज़ पढ़ते हैं यही है। हम लोग नमाज में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, यही तो है काम। तो हमीदा कहती है कि अच्छा अब्बू जान जो नौकर को पैसा देते हैं तो उसके बदले में वो काम करवाते हैं, ठीक है। और अगर नौकर जो है, मतलब घर में जो नौकर है वो अच्छा से काम नहीं किया तो वो तनख्वाह काट लेते हैं। तो
तो क्या अल्लाह ताला जो खुदा है वो हम लोगों से मतलब काम करवाता है, तो क्या वो हमारी अगर हम मन से काम ना करें और उसके काम को ना करें तो वो मतलब कि क्या रोज़ी रोटी देना बंद कर देगा हमसे गुस्सा होकर? तो फहमीदा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, खुदा सबको रोज़ी रोटी देता है, चाहे कोई उसकी इबादत करे या फिर ना करे, खुदा सबको खाने को देता है। तो हमीदा कहती है कि अच्छा ये बात है, पर मैं तो कोई काम नहीं करती हूँ, तो फिर मैं तो कभी भी अल्लाह ताला की इबादत नहीं की हूँ, तो फिर खुदा मतलब कि हमको क्यों रोज़ी रोटी देता है, हमको खाने क्यों क्यों देता है? तो बोलती है कि अभी तुम बच्ची हो और बच्चों के लिए एक चीज़ माफ़ होता है ताकि वो आगे चलकर बड़े होकर खुदा की इबादत कर सके, काम को करें, ठीक है। इसी वजह से खुदा बच्चों को रोज़ी रोटी देता है, अगर वो काम नहीं भी करते हैं तो माफ़ कर देता है खुदा, ठीक है। तो हमीदा कहती है अच्छा ये बात है, तब तो मुझे खुदा हम लोग काम नहीं भी करते हैं, मतलब कि खुदा की इबादत नहीं भी करते हैं तो भी खुदा हमको खाने को देता है, रोज़ी रोटी देता है, तो मुझे हम लोगों को तो और भी शिद्दत से खुदा की इबादत करनी चाहिए, खुदा कितने अच्छे हैं। तो फहमीदा बोलती है हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। तो हमीदा कहती है कि लेकिन मैं तो काम कर लेती हूँ माँ, अब्बू को पानी ला कर दे देती हूँ, मैं ये काम कर लेती हूँ। इस तरह छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं ना वो बताती है मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, तो मैं खुदा का काम क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ खड़े तो होना है। मैं देखती हूँ अब्बू खड़े हो जाते हैं और फिर कुछ देर तक खड़े रहते हैं और फिर वो गिर पड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। तो फहमीदा बोलती है नहीं बेटी, उसमें कुछ पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो हमीदा कहती है क्या करना होता है, क्या पढ़ना पड़ता है? तो फहमीदा कहती है कि देखो बेटी, खुदा की इबादत करने का मतलब होता है, नमाज़ पढ़ने का मतलब होता है अल्लाह ताला से अपने सभी गुनाहों की माफ़ी। अल्लाह ताला जो भी हमें रोज़ी रोटी दिया है, खाने पीने को दिया है, उसका शुक्रिया अदा किया जाता है, ठीक है, और अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। इसी को तो कहते हैं इबादत करना, ठीक है। और नमाज में यही सब किया जाता है ना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है और शुक्रिया अदा किया जाता है खुदा का, ठीक है। तो हमीदा कहती है ठीक, बस यही कहना है, तो क्या ये इसी तरीके से कहा जाता है? तो फहमीदा बोलती है नहीं, इसके लिए दूसरे ज़ुबान में मतलब कि हमें कलमा दुरूद वगैरह पढ़ना होता है, मतलब इसके लिए दूसरी ज़ुबान है, दूसरी ज़ुबान में पढ़ी जाती है। तो हमीदा कहती है तो क्या खुदा हमारी ज़ुबान को नहीं समझता है? तो फहमीदा बोलती है ऐसा नहीं है, खुदा हर तरह के ज़ुबान को समझता है, यहाँ तक कि हमारी और तुम्हारी दिल की बातों को भी खुदा सुन लेता है। खुदा हर ज़ुबान को समझता है, हर ज़ुबान को सुनता है और खुदा हर जगह मौजूद है। तो ये सुनकर जो है ना हमीदा डर जाती है, बोलती है कि क्या खुदा यहाँ पर भी मौजूद है और वो हमारी सारी बातों को सुन रहा है? तो फहमीदा बोलती है बेशक यहाँ पर भी खुदा मौजूद है। तो अब वो डर जाती है ऐसे और चारों तरफ देखने लगती है कि खुदा यहाँ पर भी मौजूद है, इसका मतलब वो हमारी बातों को वो सुन रहे हैं, और सर पर फटाफट दुपट्टा ओढ़ लेती है और उसके बाद से चुप हो जाती है। अब वो दूसरा कुछ भी सवाल नहीं करती है और सो जाती है। तो वही फहमीदा कुछ देर के बाद सो जाती है, तो उसका फहमीदा के पैर पे सो जाती है, तो उसका पैर थोड़ा दुखने लगता है, तो उठाकर ले जाकर खटिए पर सुला देती है फहमीदा, ठीक है। उसके बाद से जाकर कहती है नसीर अली से, यानी कि अपने शौहर से कहती है कि ये हमारी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है, कैसे कैसे सवाल कर रही है, मुझे लगता है कि इसको कुछ हो गया है। तो उनके जो शौहर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। हर इंसान को अपने धर्म के बारे में, अपने मज़हब के बारे में जानने का हक़ है, और वही सवाल जो है ना वही जानने की कोशिश तुम्हारी बेटी कर रही थी, और बेशक ये ज़रूरी है हर इंसान को जानना, ठीक है ना। तो एक काम करो फहमीदा, तुम अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाओ और मैं अपने दोनों बेटों को पढ़ाऊँगा, ये ज़िम्मेदारी हम लोग ले लेते हैं तालीम देने की। तो इस तरह ये डन करते हैं, यानी कि डील हो जाता है, मतलब कि दो बेटों को फहमीदा के जो शौहर है वो पढ़ाएंगे और बेटियों को फहमीदा पढ़ाएगी। बेटी तीन रहती है, हाँ 3 बेटी रहती है, तो 3 बेटियों को फहमीदा जिम्मेदारी लेती है तालीम देने की, और 2 बेटों को उनके शौहर नसीर अली में बोल दी, नसूह नाम रहता है। फहमीदा के शौहर का नाम क्या रहता है? नसूह, याद रखिएगा, ये थोड़ा गलती से मैं नसीर अली बोल दी थी, यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। तो 5, ठीक है, तो 5 पहले का और ये हो गया 2, 7 चैप्टर हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो में बने रहिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैं बोर्ड को मिटाती हूँ और लिखती हूँ, और उसको भी फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे, और बहुत जल्द, अब ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा हुआ है, अब कंप्लीट ही होने वाला है। अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब है, बहुत जल्द ये वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो आप लोग बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। ले लीजिए फटाफट स्क्रीन
शॉर्ट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझिए कि आखिरी मोड़ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये लास्ट 2 चैप्टर बचा हुआ है, इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अदब की पहचान ये एक चैप्टर है जो कि मजमून है और इसके राइटर है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। नो डाउट अब्दुल मुगनी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा। और उसी तरीके से उर्दू ड्रामा निगारी और आगा अशर, ये भी चैप्टर जो है ना एक मजमून है और इसके राइटर है लुत्फुर रहमान। तो लुत्फुर रहमान से भी हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा अशर किसका मजमून है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में दिया था लुत्फुर रहमान। तो ये दोनों चैप्टर को चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में समझते हैं। हालांकि चैप्टर में आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखिए, राइटर से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी का ताल्लुक ज़िला औरंगाबाद बिहार से है, ठीक है ना। और इनकी पैदाइश हुई थी 1934 ईस्वी को। इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। वालिद इनका नाम है मौलाना अब्दुल रऊफ़, यानी कि इनके पिताजी का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़। और ये इब्तदाई तालीम तो घर पर ही हासिल किए थे। उसके बाद से ये मदरसा शमसुल हुदा में दाखिल हो गए, यानी कि आगे की तालीम, आला तालीम हासिल करने के लिए मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया और उसके बाद से ये आलिम तक तालीम हासिल की, यानी कि आलिम की सिंध हासिल की। इसके अलावा वो अंग्रेज़ी में भी एमए किए थे और पटना यूनिवर्सिटी में, जो पटना कॉलेज है ना, पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर के तौर पर ये बहाल हुए, यानी कि इंग्लिश के ये लेक्चरर बन गए पटना कॉलेज में। पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर के तौर पर जो है ना डॉक्टर अब्दुल मुगनी बहाल हो गए, वहाँ पर ये जॉब करने लगे। और फिर उसके बाद से कुछ सालों के बाद इनका तबादला हो गया बीएन कॉलेज में, यानी कि पटना कॉलेज में ये काम कर रहे थे और कुछ सालों के बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया बीएन कॉलेज में और वहीं से ये रिटायर हुए थे, ठीक है। और इनकी तसनीफ़ का नाम दिया गया है, यानी कि क्रिएशन इनका खुद का लिखा हुआ, जादुए एतदाल, नुक्त नज़र, मयार व इक़दार, तफ़सील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब, जो है ना ये इनका तसनीफ़ है, यानी कि क्रिएशन है। और इनका इंतकाल हो गया था 5 सितंबर 2006 ईस्वी को। चैप्टर में ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है। चैप्टर में बताया गया है कि अदब किसे कहते हैं और जो है ना अदब की पहचान क्या करें। अदब हमें सिखाता है कि हमें तहज़ीब सिखाता है, हर चीज़ अपने लाइफ में हम लोग गलत काम ना करें, ये चीज़ की जो है ना सीख हमें अदब देता है। आप लोग सोचते हैं कभी कि आप जो भी रिस्पेक्टफुली काम करते हैं सिर्फ किसके वजह से, अदब की वजह से, क्योंकि अदब आपको सिखाया गया है, ठीक है ना। कोई आपके घर आता है तो आप उसको चाय पानी के लिए ज़रूर पूछते हैं। आपके अब्बू आपके सामने खड़े होकर बातें करें और आप उनके सामने सोए रहें, पटाए रहें तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपके घर में आता है उसे आप बैठाते हैं, नाश्ता वगैरह पूछते हैं, तो ये है अदब। उसके अलावा जो आप अपने अब्बू के सामने जो तहज़ीब से बात करते हैं, यानी कि उनके सामने जो रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वो भी है एक तरीके से अदब, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में अदब के बारे में बताया गया है वगैरह वगैरह ढेर सारी बात, और उसमें डीपली आप लोग को जाना नहीं है। अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। इस चैप्टर में ड्रामा निगारी के बारे में बताया गया है कि आखिर ड्रामा किसे कहते हैं, और ड्रामा निगारी में एक नाम आता है आगा हशर कश्मीरी का, तो उनके बारे में बताया गया है। मतलब कि इस पर ये मजमून निबंध लिखा गया है। राइटर है लुत्फुर रहमान, यानी कि लिखने वाले लुत्फुर रहमान है। सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं। लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में हुई थी। लुत्फुर रहमान को कई लोग लतीफ़ुर रहमान भी पढ़ते हैं, हालांकि लतीफ़ुर रहमान नहीं होगा, लुत्फुर रहमान ही होगा, ठीक है। तो इनकी पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में। वालिद के यानी कि पिताजी का नाम था मौलवी अब्दुल गफूर और इनकी माँ का नाम था बीबी आमीना, ठीक है। और ये जहाँ पर पैदा हुए थे ना छपरा ज़िला बनियारपुर कस्बा में, ये इनका नानीहाल था। इनका आबाई वतन जो था ना वो था रेवेंडा ज़िला दरभंगा, ठीक है। ये इनका नानीहाल था, ये नानीहाल में ही पैदा हुए थे और कुछ सालों तक वहीं रहे। हालांकि इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल किए थे, अपने नानीहाल से ही, ठीक है। और भले ही इनका आबाई वतन रेवेंडा ज़िला दरभंगा था, ठीक है। इन्होंने डबल एमए और पीएचडी किया था और यहाँ तक कि एमए में ये गोल्ड मेडल हासिल किए थे। तदरीसी खिदमात का आगाज़ जो है ना ये भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए, यानी कि अपने टीचिंग सर्विस का आगाज़ शुरुआत भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए थे और भागलपुर यूनिवर्सिटी से सदर शोबा उर्दू भागलपुर के ओहदे तक ये पहुँचे थे। यानी कि भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो उर्दू का डिपार्टमेंट था ना वहाँ के वो प्रेसिडेंट बना दिए गए, ठीक है। तो उस ओहदे तक वो पहुँचे थे। सोचिए कितना मेहनत किए होंगे। इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में मेहनत करती ही रहनी चाहिए, कभी मेहनत से नहीं थकना चाहिए, ठीक है ना। सियासत में इनकी खासा दिलचस्पी थी, यानी इसी वजह से वो कुछ समय सियासत यानी कि पॉलिटिक्स में भी बिताते थे। और हालांकि ये एक पार्टी के
वज़ीर भी बनाए गए थे, यानी कि मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, ठीक है, उसी के ये वज़ीर बनाए गए थे एक बार, ठीक है। तो सियासत में इनकी ख़ास दिलचस्पी हो गई। मज़ामीन नवेसी और शायरी भी इसमें भी ये बहुत दिलचस्पी लेते थे। मज़ामीन नवेसी यानी कि मज़मून लिखने, और शायरी, तनक़ीद, अफ़साना, ये इनका ख़ास सिन्फ़ था, यानी कि ये सिन्फ़ में तबाज़माई किए थे। मज़मून भी लिखे हैं, शेर व शायरी भी किए हैं, तनक़ीद भी लिखे हैं, और अफ़साना निगारी भी किए हैं, यानी कि कहानी भी लिखे हैं। इनके शेरी की मजमुआ का नाम दिया गया है, यानी कि शेर व शायरी का किताब का नाम दिया गया है 3 किताब का नाम। पहला है ताज़गी बरगनवा, जो कि एक गज़ल का किताब है। बोसैनम, ये भी एक गज़ल का किताब है। और सनम आशना, ये जो है ना नज़्म का किताब है। तो ये तीनों शेर व शायरी की किताब है, याद रखिएगा। शेरी मजमुआ है किसका? तो लुत्फ़ुर रहमान का। जदीदियत की जमालियत, नक़्द निगाह, नसर की शेरियात, रासिख़ अज़ीमाबादी, ताबीर व तनक़ीद, और शहर वफ़ा, ये सभी जो है ना लुत्फ़ुर रहमान की ही किताबें हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लुत्फ़ुर रहमान के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोग के बुक में दिया गया था वो कंप्लीट ही हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा अशर इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि ड्रामा किसे कहते हैं, ज़िंदगी की जो भी मतलब किस्सा और कहानी को किरदार के ज़रिए स्टेज पर पेश कर देना ही क्या होता है, ड्रामा कहलाता है, ठीक है ना। ड्रामा में ज़रूरी है किरदार, उसके साथ साथ स्टेज, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है स्टेज। बिना स्टेज का आप ड्रामा दिखा ही नहीं सकते। उसके अलावा इस चैप्टर में उर्दू ड्रामा निगारी के जो मशहूर ड्रामा निगार हैं आगा अशर, उनके बारे में बताया गया है। आगा अशर कश्मीरी, जिनको उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर माना जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, और जिसके वजह से ये इनको उर्दू ड्रामा निगारी में एक अलग ओहदाई हासिल है। उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता है। हालांकि इनको भी पीछे टांग खींचकर पीछे करने वाले बहुत सारे लोग थे, देखकर जलने वाले बहुत लोग थे, लेकिन ये आगे संघर्ष करते रहे। इनका मानना था कि इंसान को संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, और बाकी फल देने वाला तो ऊपर वाला है, ठीक है। जितने भी जलने वाले लोग हैं, दुश्मन हैं, वो जलकर जलते ही रह जाएंगे, और उसी जलन में वो खुद बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। समाज को लोग मतलब जो जलने वाले जो दुश्मन हैं वो कितना ही आपका बुराई करेंगे समाज में, आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हज़ारों इंसान हैं, ठीक है। ये आप लोग सुने भी होंगे। तो आगा अशर कश्मीरी ये इस बात को मानते थे और अपने मेहनत में कर्म करते चले गए, मेहनत करते चले, संघर्ष करते चले गए, और इनको सफलता हासिल हुई, ठीक है। तो बस यही बात बताया गया है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर फाइनली चैप्टर कंप्लीट होता है, और फाइनली हम लोग टोटल चैप्टर कंप्लीट कर चुके, जो कि बिहार डीएलएड उर्दू के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी चैप्टर हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो उसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर था बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आप लोग को कंप्लीट करा दी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा हर एक चैप्टर, जो कुछ भी मैं आप लोग को पॉइंट समझाई, टॉपिक समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आया है और कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक तो बनता है। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों से करवाइएगा भी, ठीक है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को एजुकेशन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, एजुकेशन दिया जा रहा है, तो बस आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आए तो कमेंट में लिख कर बताइए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, हो सके तो स्टेटस ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि इस मात्र एक वीडियो में पूरा उर्दू कंप्लीट हुआ है, तो स्टेटस तो बनता है, फटाफट स्टेटस लगा दीजिए, और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम लोग बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर को अचीव करें। अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के फ्री क्लासेस चलाए जाते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। और जिस तरह से आप लोग का कमेंट आता है जिस एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए, उस एग्ज़ाम की तैयारी कोशिश की जाती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाए। यहाँ पर पेड कोर्स आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। और इस तरह के ज़बरदस्त क्लासेस चलते हैं, तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, उसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो फाइनली अगर आप लोग वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मतलब कि एक बहुत खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और वो बात ये है कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी पढ़े हैं ना, जो कुछ भी पढ़े हैं, इसका PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है।
लोग जुड़ जाएं, ज्वाइन कर ले, नहीं तो ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जुड़ जाएं और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हम लोग पढ़े इसका PDF डाल दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक और अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़े उसका, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।